बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग गुड टाइम। पिछले लेक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजिंग को हमने स्टार्ट किया था एज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम एंड वी कवर्ड बिट ऑफ इट। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड फ्यू मोर थिंग वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। टुडे वी शैल इंशाल्लाह कंप्लीट दिस टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग एंड नाउ in coming slides we will cover the principle of organizing, the organizing process and the objectives of organizing. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि भाई वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जिनकी बेस पर हम ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसमें नंबर वन क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो उसको बुनियादी अहमियत देते हैं। वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। जब काम को डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल जो है ये एफिशिएंसी को प्रिवेल करवाता है और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती हैं। यानी जितना ज़्यादा अच्छा एक बंदा जिसको आपने एक टास्क असाइन किया वो परफॉर्म कर सकता है अपने स्किल्स के ज़रिए से, अपने तजर्बे के ज़रिए से, हम उसको वो एक्टिविटी देते हैं जिसके अंदर वो स्किलफुल होता है। और ये उस वक्त मुमकिन होता है कि जब हम डिवीजन ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हों। उसके बाद क्या है? शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के अंदर ये कि भाई एक आदमी जिसको के टास्क दिया गया है काम करने के लिए, उसको पता हो कि उसने इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करना है और वो उससे कहीं ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर बैंक्स के अंदर जब हम होते हैं तो हमारे जितने डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि उनकी चेन ऑफ कमांड में सबसे पहले ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ है, तो ब्रांच मैनेजर को उन्होंने रिपोर्ट करना होता है। शॉर्ट चेन ऑफ कमांड जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस, एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी आपकी स्टाफ की। बैलेंस होना चाहिए तमाम एक्टिविटीज़ के दरमियान, तमाम अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज। बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस का जो एलिमेंट है इसको ज़रूर प्रिवेल करना चाहिए। जहाँ पर भी आप इम्बैलेंस सिचुएशन के अंदर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विद रिस्पेक्ट टू डेडिकेटिंग अथॉरिटीज़, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और इन एनी अदर रिस्पेक्ट, जहाँ भी आप बैलेंस को आउट करेंगे तो यू फेस कम्प्लेक्स सिचुएशन। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसको एक जगह जाके रुक नहीं जाना चाहिए। ये एक प्लान जो है वो दूसरे प्लान के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कंटिन्यूटी रहती है उसके काम के अंदर, उसकी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो है उसमें फिर कंटिन्यूटी रहती है। अगर अब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वो अपनी परफॉर्मेंस को, अच्छी परफॉर्मेंस को हासिल नहीं कर सकेंगे। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो जितना सिंप्लीफाइड होगा वो लोगों के लिए उतना अच्छा अंडरस्टैंडेबल होगा। हर लेवल पर उसको समझने के लिए उसमें सिंप्लिसिटी का एलिमेंट कन्फर्मा रहना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी तो लोगों को वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। जब समझ में ही नहीं आएंगी तो उनसे काम लेना मुश्किल हो जाएगा, उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। देन इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि उसको रिजिड नहीं होना चाहिए। अपने नेचर के अंदर उसको, प्रोसेस को रिजिड नहीं होना चाहिए। और विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसके अंदर चेंजिंग सिचुएशंस अगर बिजनेस में आ रही हैं तो उसके साथ साथ उसको हम चेंज कर सकते हों। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्सेप्ट हम पहले भी ले चुके हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी होती है कि पावर टू टेक डिसीजन। किसी के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी मौके के ऊपर जहाँ फैसला करने की ज़रूरत है तो वो उसके पास पावर हो कि वो फैसला कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वर्क, कि किसी आदमी ने क्या काम करना है। जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको ये कह रहे हैं कि वो ये काम करे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट शुड गो साइड बाय साइड अलॉन्ग विद द बैलेंस प्रिवेलिंग इन बोथ ऑफ इट। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी टू बॉसेस। एक वक्त में एक आदमी से ऑर्डर्स लेने चाहिए और उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स होगा, एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट करना होगा, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेल नहीं कर रही होगी तो क्या होगा? कन्फ्यूजन पैदा होगी और कन्फ्यूजन अल्टीमेटली रिजल्ट करेगी, इट वुड लीड टू दी लीस्ट performance and then ultimately it would lead towards the
प्रॉब्लम्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि भाई इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स आर रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर। एक आदमी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको एक लिमिटेड स्पैन में होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहा होगा तो वो लोगों की एफिशिएंसी से उनको से काम नहीं ले सकेगा। तो लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद अभी हमने इस प्रिंसिपल्स खत्म कर लिए, अब हम स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के तरफ आ रहे हैं कि भाई वो क्या क्या स्टेप्स हैं जब हम लेते हैं तो हम ऑर्गेनाइजिंग जो है उसकी तरफ आगे, ऑर्गेनाइजिंग का एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्म करते हैं। उसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है? क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज व्हाइल पुटिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज to define the objectives of the organization. Of course these are not defined by the employees, ये top management define करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी में जाने से पहले, इस प्रोसेस में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, और वो बिल्कुल क्लियर टर्म में डिफाइंड होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, सारे मैनेजर्स के ऊपर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये इसकी वजह से हमें ये पता चल सकेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में क्या करना चाह रही है, उसकी टाइप क्या है और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम जब ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या आता है? डिटर्मिनिंग एक्टिविटीज। वी डिफाइन रोल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टाफ, ऑफ द मैनेजर्स, के किस तरीके से क्या चीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बना लेते हैं और उनको हम काम असाइन कर देते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बुनियादी एक्टिविटीज़ तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है, चाहे वो सेल्स से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे वो प्रोडक्शन का कंसर्न है, या चाहे वो सर्विसेज का कंसर्न है, वो उसके अंदर जो बुनियादी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, फाइनेंस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको हम सामने रख लेते हैं और इसकी बुनियाद पर हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आगे दे देते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन किया, फिर लोगों को डिफ़ाइन किया, देन उनको एक्टिविटीज़ असाइन कर दी। उसके बाद क्या होता है कि ड्यूटीज़ देना। ड्यूटीज़ देने का मतलब ये कि जब आपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बना लिए, असाइनिंग ड्यूटीज़, तो एक्टिविटीज़ को आपने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये आगे फिर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को अलॉट कर दी जाती हैं और डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है काम को, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दे दी जाती हैं टू परफॉर्म। क्लियरली डिफाइंड होती हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो सके, उसमें ओवरलैपिंग ना आ सके, और हर आदमी अपने काम का जिम्मेदार होता है। इसको हम कहते हैं पुटिंग राइट मैन फॉर द राइट जॉब। दिस इज़ कॉल्ड असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। दैन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जब आपने ड्यूटीज़ दे दी इंडिविजुअल्स को तो उनके साथ साथ हमने उनको कुछ अथॉरिटी भी दे दी टू परफॉर्म दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी होती है इन इज पर्सनल कैपेसिटी टू परफॉर्म दैट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उनके ऊपर एक मैनेजर होता है जो उस सारे स्टाफ को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको अलहदा से हम अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे सके अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको गाइड कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके और उनको कंट्रोल कर सके, उनके एफिशिएंसी लेवल्स को डिटरमिन कर सके, उसको एनहेंस कर सके। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है। इसके बगैर जो है वो बहुत इफेक्टिवली कोई काम जो है वो किया नहीं जा सकता जब तक आपको पता ना हो कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी ऐसी बैठी हुई है कि जिसने आपके काम को वॉच करना है और उसकी बेस पे आपकी अप्रेजल्स को जो है वो तरतीब देना है। देन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, ये कि भाई जितने आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, आपने ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डिफाइन कर लिया, लोगों को काम दे दिया, लेकिन अब इस सारे काम के दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम पैदा होगी। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स के अंदर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी एक्टिविटीज़ हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, यानी इंटर डिपार्टमेंट एंड इंटर इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़ जितनी हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका इंटर रिलेशनशिप लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने मैक्सिमम पर जाकर परफॉर्म कर सके। उनकी इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो
होना चाहिए। जॉब लेवल का जो कोऑर्डिनेशन है वो तमाम इंडिविजुअल्स के दरमियान और तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। Then again, the providing physical facilities and right environment. This is one of the very important step in the process of organizing. अगर आपकी physical facilities और environment they are not up to the mark as far as your work is concerned, तो आप अपने अच्छे लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पीएफ की हम मिसाल लेते हैं। पीएफ में अब जो डिपार्टमेंट्स मिसाल के तौर पर यहाँ फिलिंग का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अमोनिया का डिपार्टमेंट है जो केमिकल्स को डील करते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, अगर उनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया हुआ होगा, उनको फिजिकल फैसिलिटीज अच्छी ऐसी नहीं दी हुई होंगी, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लाइकवाइज बैंक्स के अंदर क्या होता है, बैंक्स के अंदर हम बहुत कूजी इन्वायरमेंट रखते हैं। आप सर्दियों में आते हैं तो आपको गर्म माहौल मिलता है, आप गर्मियों में आते हैं तो आपको बहुत ठंडा माहौल मिलता है। हमारे जो वर्क स्टेशंस हैं, लड़के जहाँ बैठे हुए होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। हमने अपनी टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई होती है। यानी हमने एनवायरनमेंट के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से अपने स्टाफ को भी और अपने कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रखा हुआ होता है। और इससे क्या होता है कि हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक्स का, वो इम्प्रूव हो जाता है और हम बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप फॉर ओवरऑल कंट्रोल। देखिए, आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, आपने लोगों को ड्यूटीज असाइन कर दी। अब जो इस सारे मामले को ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लेवल पर कंट्रोल करेगा प्रूडेंटली, वो कौन करेगा? वो इस्टेब्लिश होता है इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर फाइनली, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए होंगे, कुछ मिडिल मैनेजमेंट पे बैठे होंगे, कुछ लोअर मैनेजमेंट पे बैठे होंगे और कुछ जो है वो वर्किंग स्टाफ होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह से आपने वर्क स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो लोगों को हायर कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो लोगों को काम पे लगा रहे होंगे, उनको ड्यूटीज़ दे रहे होंगे। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर का एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डेवलप कर रही होती हैं। अब इस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई ना कोई इसको सारी चीज़ को देख रहा होता है, तो तब आप अपने जो प्री डिटरमिन्ड गोल्स हैं बिजनेस के, उनको हासिल कर सकते हैं। व्हेन यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप फॉर ओवरऑल कंट्रोल। फाइनली हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के, यानी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हम क्यों करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन कर लिए, आपने उसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स भी डिसाइन कर लिए, आपने उसके डिपार्टमेंट्स भी बना दिए। ठीक है, आपने उसमें लोगों को हायर भी कर लिया और लोगों को ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन कर दी। अब इस सारी चीज़ के दरमियान आपकी जो मैनेजमेंट है वो कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म करे किसी बिजनेस की भी, इस चीज़ को इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जो है वो बिजनेस के दरमियान ये चीज़ को इंश्योर करती है कि उसकी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही हो, किसी और कहीं भी ओवरलैपिंग ना हो रही हो, कहीं भी इनएफिशिएंसी ना हो रही हो, कहीं एडहॉकिज्म ना हो रहा हो, हर चीज़ें बेहतरीन अंदाज में एडमिनिस्ट्रेशन हो रही हो उनकी। ये सारी चीज़ को क्या इंश्योर करती है, ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड चीज़ क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ये तो हर बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, मार्केटिंग हो, सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो या सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, हर बिजनेस की ये ख्वाहिश होती है कि वो मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटकम जो है वो जनरेट करें। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट जो है वो कैसे लाई जा सकती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स के जरिए लाई जा सकती है। रॉ मटेरियल में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप मार्केट्स तलाश करें जहाँ से आपको लो प्राइस मटेरियल जो है वो मिल सकता हो। अच्छे एम्प्लॉइज़ को कम रेट के ऊपर हायर करना, ये सारे आपके कॉस्ट कटिंग मेजर्स होते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इस सारी चीज़ के अंदर रहते हुए आप क्या करते हैं कि आप मैक्सिमम गेन की तरफ जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैक्सिमम गेन यानी दिस इज डिज़ायर ऑफ एवरी बिजनेस to work to operate on minimum cost level and maximum gain level, and this is one of the objectives of the organizing। एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जो है वो इंश्योर करती है इस चीज़ को कि वो मिनिमम कॉस्ट पे रहते हुए मैक्सिमम गेन्स की तरफ जाए। देन कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉइज़। आपके जितने एम्प्लॉइज़ हैं
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हैं। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग हैं उनका आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटर रिलेशनशिप उनकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट फॉर देयर डिपार्टमेंट। देन देयर शुड बी अ हार्मनी, अ कोऑपरेशन लेवल एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेशन होना चाहिए। मसलन सेल्स और मार्केटिंग के दरमियान अगर कोऑपरेशन नहीं होगा, वो इंडिविजुअल लेवल पर अपना अपना कर रहे होंगे काम, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल है वो उसकी तरफ कभी भी नहीं जा सकते। फाइनेंस और एचआर अगर अलग अलग लाइनों पे चल रहे होंगे, बंदा चाहिए, फाइनेंस वाले कहेंगे कि हम पैसे नहीं देते, इसका मतलब कि वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस चीज़ पे आएगा? बिजनेस की परफॉर्मेंस पर आएगा। सो वी से कि लाजमी तौर पर कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज जो है दैट इज रिक्वायर्ड। डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसका बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि जो बिजनेस होता है इसको सोसाइटी में एक मेंबर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। जैसे आम कोई भी आदमी सोसाइटी का मेंबर है, इसी तरह बिजनेस भी सोसाइटी का मेंबर है। वो इंटरेक्ट कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी से कुछ ले रहा होता है और उसके बदले में सोसाइटी को कुछ दे रहा होता है। इस गिव एंड टेक के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि वो कहीं एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट तो प्रिवेल नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लो क्वालिटी गुड्स जो है वो कंज्यूमर्स को दे रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने एम्प्लॉइज का इस्तेहसाल कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट कर रहा हो। ये सारी चीज़ हम इंश्योर करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि हम ये इंश्योर करते हैं कि बिजनेसेस जो हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे हैं और सोसाइटी को अच्छा आउटकम दे रहे हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड लिसन व्हाट आई हैव सेड अबाउट these points. If you have any questions, inshallah we'll take up in our conversation session. Okay, take care of yourself. Thank you very much. Assalamu alaikum. Ya Allah.